यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूकेटी का जो टेस्ट चल रहा है यहाँ पर टेस्ट नंबर 4, ठीक है। टेस्ट नंबर 4 देखेंगे और ये टेस्ट नंबर 4 जो है ये मध्यकालीन भारत जो है हमारा मेडिवल हिस्ट्री, उसमें यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है उस सिलेबस पर आधारित यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए, राइट। उससे पहले मैं करा भी चुका हूँ, यहाँ पर एक पेपर और कराया था मैंने, एंशिएंट का, मेडिवल का और कल्चर का मिला के वहाँ पर था, ठीक है। तो वहाँ से भी आपके मेडिवल कुछ क्वेश्चन थे और कुछ क्वेश्चन मैंने विजन एज का भी टेस्ट पेपर है वहाँ से भी कराया है, उसका भी पेपर मैंने कराया, वहाँ भी आपका जो सिलेबस था एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ से करीब 2-3 जगह से आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिवल का एक ही मैंने पूरा 100 क्वेश्चन का कराया, ठीक है, और आपका विजन का मैंने कराया एक पेपर, और एक अभी दृष्टि का आज कराने वाला हूँ, जो दृष्टि का टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है 9 तारीख को, ठीक है, वो भी यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। वो भी इसका पहला टेस्ट है एंशिएंट, मेडिवल और कल्चर, उसके भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको करीब 12:30-1 बजे आपको वो भी यहाँ सर मिल जाएगा, वो भी आप देख पाओगे इसको, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से करीब 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर इन सभी टॉपिक पर देख लिए थे, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन से, राइट। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ से 51 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोले दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 है उसको लेकर के गुलाम वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोले गुलाम वंश जो है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 बार आक्रमण कर गुजरात पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया था। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर 2 बार आक्रमण किया, तो यहाँ पर लेकिन वह वहाँ स्थायी नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका था, ठीक है, ये आपको याद रखना है, राइट। और उसके आक्रमण अल्पकालिक थे और गुजरात पर वास्तविक नियंत्रण सल्तनत को बाद में मिला, और यहाँ पर विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। तो यहाँ से पहली बात गलत हो जाएगी। सेकंड बात है इल्तुतमिश ने चहन श्रेणी 40 अमीरों का समूह जिसको बोलते थे उसको समाप्त कर दिया था। सेकंड बात क्या होगी, ये चहल सैनी, ये चहन सैनी जो होगी उसमें सेकंड बात यहाँ से इसकी क्या होगी, सेकंड बात आपकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इल्तुतमिश ने चहल सैनी 40 तुर्क अमीरों का एक गुट शक्ति को सिस्टमेटिक तरीके से समाप्त किया था और ये समूह शासन में हस्तक्षेप करता था, इसलिए इल्तुतमिश ने एक एक करके कमजोर है और केंद्रीकरण करके मजबूत किया था इनको। सेकंड बात सही है। रजिया सुल्तान को अमीरों की कभी यहाँ पर औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी, मतलब जो कहने का है कि रजिया सुल्तान को अमीरों ने कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी थी। सेकंड बात यहाँ से सही थी। तीसरी बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रजिया सुल्तान को तुर्क अमीरों ने कभी औपचारिक या पूर्ण राजनीतिक समर्थन नहीं दिया था। महिला होने के कारण अमीर उसे स्वीकार नहीं करते थे और उनका शासन हमेशा विरोधों से घिरा होता था। तो आंसर क्या होगा, आंसर 2 और 3 यहाँ से करेक्ट है, पहली बात गलत थी, बी करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ से, इसमें बोला है इल्तुतमिश के समय की व्यवस्थाओं के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसे खलीफा द्वारा मान्यता मिली थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 52 का क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसे खलीफा की मान्यता मिली थी और 1229 में यहाँ से खलीफा ने उसे मान्यता पत्र और सम्मान पोशाक की भेजी थी, जिससे यहाँ पर उसकी सत्ता को धार्मिक वैधता प्राप्त हुई थी। सेकेंड बात है इल्तुतमिश ने तुर्क अमीरों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए एकता प्रणाली शुरू की थी। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी यहाँ से सही है। इसे प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण को सीधा सुल्तान के हाथ में आया था। तीसरी बात है इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के शुरू किए थे। ये भी बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल सिक्के जारी किए। ये सल्तनत की पहली संगठित मुद्रा प्रणाली थी जो आगे चलकर खिलजी सुल्तानों के समय पर मजबूत हो गई थी। तीनों बातें सही है। आंसर क्या होगा 52 का 1 2 3 तीनों बातें करेक्ट होनी चाहिए, तो सी यहाँ से करेक्ट है। 53 है खिलजी वंश के संबंध में विचार करना है। जलालुद्दीन खिलजी ने मंगोलों को दरबार में सम्मान दिया था। पहली बात क्या है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी स्वभाव से उदार था। उसने मंगोलों को दरबार में सम्मान और यहाँ पर पद दिया था, ठीक है, और भारत के समाज में शामिल करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी ने गजनी और काबुल पर आक्रमण किया था। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने गजनी और काबुल पर कोई आक्रमण नहीं किया था, गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण पर और बाजार जो सुधार है वो लागू किए, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापक मूल नियंत्रण, बाजार सुधार लागू किए और अन्य कपड़ा, घोड़े, दास और अनाज के मूल्य का नियमन भी सेना को सस्ते दाम में समान रूप से मिलता था। तो 1 और 3 बात यहाँ से करेक्ट है, दूसरी बात यहाँ से गलत हो गई, तो आंसर ए बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है 54, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति के संबंध में विचार करना है। दीवान रियासत
मूल नियंत्रण का प्रमुख विभाग था। पहली बात। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दीवान रियासत अलाउद्दीन का मूल मुख्य विभाग था जो कीमतों का निर्धारण और नियंत्रण करता था। पहली बात सही है। सेकेंड, सहीना ए मंडी बाजारों को सख्त निगरानी के लिए नियुक्त किया जाता। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर सहीना ए मंडी जो है इसमें बाजारों को नियुक्त अधिकारी था जो यहाँ पर सख्त निगरानी और छापे और निरीक्षण करता था। सेकेंड बात सही है। थर्ड, अलाउद्दीन की यहाँ पर बाजार व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य मंगोलों के आक्रमण से रक्षा खर्च को नियंत्रित करना। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अलाउद्दीन की मूल प्रणाली का मूल उद्देश्य मंगोलों की रक्षा प्रणाली से और विशाल सेना चलाने का यहाँ पर खर्च नियंत्रित करता था और सस्ती वस्तुएं जो होती थी उसे मिलने के लिए सैनिकों को वेतन बढ़ाकर देना नहीं होता था। ठीक है, तो तीनों बातें क्या होंगी यहाँ से करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 55 है, तुगलक वंश के संबंध में विचार करना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। पहली बात। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, उसका आदेश दिया और यह बहुत कठिन या बोल सकते बहुत कठोर साबित हुआ था। ठीक है, तुगलक की टोकन मुद्रा चांदी की कमी को दूर करने के लिए जारी की गई थी। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर उसकी मुद्रा जो थी टोकन मुद्रा चांदी की कमी को दूर करने के लिए वित्तीय संकट को हल करने के लिए जारी की गई थी, लेकिन ये नकली मुद्रा के कारण योजना विफल हो गई थी। ठीक है, सेकंड भी सही है। तीसरी बात यहाँ से फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई के लिए अनेक नहरें खुदवाई थी। तीसरी बात क्या है? फिरोज शाह तुगलक ने अनेक नहरें खुदवाई, जैसे यमुना नहर, ठीक है, सतलज नहर, जिससे सिंचाई का विकास बहुत आसान हो गया या उसका विकास होता गया। और ठीक है, तो 1 2 3 तीनों बातें क्या हैं यहाँ से करेक्ट होंगी। आंसर हो जाएगा 55 का डी करेक्ट है। जैसे 56 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के संबंध विचार करना है। ये पहला है, कर सुधार नीति के तहत उसने दोआब कर में बढ़ा दिया था या दोआब जो कर था उसको बढ़ा दिया था। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर उसने दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ाया, जिससे क्या था, क्यों बढ़ाया था? जिससे किसानों में भारी सा असंतोष फैले और विद्रोह हो। ठीक है, सही है। सेकेंड, उसकी खुरासान नीति कभी लागू नहीं हो सकी थी। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर उसकी खुरासान नीति कभी लागू नहीं हो सकी। वह सेना तैयार तो कर रहा था, पर वहाँ पर आर्थिक जो संकट थे उसके कारण योजना रुक गई थी इसकी। थर्ड, उसने सेना के वेतन को चांदी के सिवाय सभी रूपों में स्वीकार किया था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसने सेना का वेतन सिर्फ चांदी के टंका में ही देने का जोर दिया था और मुद्रा पे यहाँ पर विनिमय पर स्वीकार नहीं किया था। ये बात गलत हो जाएगी, ये बोला कि चांदी के सिवाय, ऐसा नहीं है। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 56 का 2 बातें यहाँ से सही, तो ए यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 2 3 एक स्टेटमेंट 1 2 करेक्ट है ना, 3 गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में विचार करने। उसने जजिया कर गैर मुसलमानों पर कठोरता से लागू किया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर को गैर मुसलमानों पर सख्ती से लागू किया और ब्राह्मणों पर भी यह कर लागू किया था। उसने वैज्ञानिक कार्यों के हेतु मदरसे बनवाए थे। सेकेंड बात सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसने प्रशासनिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक कार्यों के लिए कई मदरसे और संस्थान स्थापित किए। आपसे क्वेश्चन ये भी बोल सकता है स्टेटमेंट में कि उसने सिर्फ वैज्ञानिक कार्यों के लिए यहाँ पर मदरसे बनवाए थे। यहाँ पर सिर्फ अगर लिख देता तो गलत हो जाता वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नहीं लिखा है, मतलब या बोल देता केवल वैज्ञानिक कार्यों के लिए मदरसे बनवाए थे, है ना, तो भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर इसने जो मदरसे बनवाए थे वो प्रशासनिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक ऐसे तौर पर बनवाए थे। राइट, तो दोनों बातें यहाँ से क्या है करेक्ट है। तीसरी बात है यहाँ से 57 की, इसमें बोला उसने आयुर्वेद व यूनानी चिकित्सा का संरक्षण किया था। ये भी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर उसने आयुर्वेद, यूनानी चिकित्सा उसका संरक्षण किया और व्यवस्थित तरीके से उसको क्या है अस्पताल और औषधालय भी बनवाए थे। राइट, आंसर क्या होगा? तीनों बातें करेक्ट है। आंसर डी। सैयद वंश के संबंध में विचार करना है, देखते हैं इसको। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की थी। पहली बात यहाँ से क्या होगी करेक्ट है, कब की थी? 1414 1414। ठीक है, पहली बात सही है। सेकेंड, सैयद शासक स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी बताते थे। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है, क्योंकि सैयद शासक स्वयं को तैमूर का उत्तराधिकारी बताते थे, ये इनकी वीरता का स्रोत था। ठीक है, तीसरा, यह वंश मुख्यतः दक्षिण भारत में सत्ता रखता था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह वंश दिल्ली क्षेत्र तक सीमित था और दक्षिण भारत में इसका कोई नियंत्रण नहीं था। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 58 का 1 2 करेक्ट हो जाएगा।
तीसरा गलत है। 59 लोधी वंश के संबंध में विचार करना है। ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था, पहली बात। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। बहदुर लोधी ने जौनपुर को अपने शासन में जोड़ लिया था, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, इब्राहिम लोधी का प्रशासनिक ढांचा अत्यंत लोकप्रिय था। जो इब्राहिम लोधी था उसका प्रशासनिक ढांचा लोकप्रिय नहीं था, उसके अमीर जो थे वो संतुष्ट थे, लेकिन यहाँ पर उसकी कठोर नीति के कारण वो कमजोर हो गया था, ना कि यहाँ पर ये लोकप्रिय था, तो गलत हुआ। 1 2 करेक्ट है, आंसर 59 का क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 नंबर। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में विचार करना है। अमीरी को किले के संरक्षक होते थे, पहली बात। 60 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर अमीरी को पर्वतीय क्षेत्रों का संरक्षक होता था, ना कि किलों का, पहली बात गलत। सदर सुदूर धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से सही है, ठीक है, क्योंकि सदर सुदूर धार्मिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था जो मदरसे, वक्फ और धार्मिक नियुक्तियों की देखरेख करता था। तीसरा, वकील इदार शाही परिवार का प्रमुख था, तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वकील इदार शाही परिवार का एक महल का प्रमुख अधिकारी था जो दरबार व्यवस्था और खानदान से संबंधित मामलों को देखरेख करता था। 2 और 3 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी। 61 है, विजयनगर साम्राज्य से लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। विजयनगर साम्राज्य से देखो, मैंने कल आपको बताया था कि यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है हिस्ट्री में, ठीक है, जो हमारी यहाँ से मेडिवल हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, उसको लेकर के यहाँ पर एक विजयनगर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, उसका साम्राज्य क्या है, इसकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, ठीक है, और इसका रहन सहन क्या, तो ये सब एक मतलब इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। तो विजयनगर से करीब मैंने 8 से 10 क्वेश्चन कवर किए यहाँ पर, राइट। एक एक टॉपिक को देखो मैंने अच्छे से उठाया कि एक टॉपिक को लेकर के 7-7 8-8 क्वेश्चन को फ्रेम किए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, ठीक है। देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। विजयनगर सेना का सबसे शक्तिशाली भाग घुड़सवार सेना, जिसको कवलेरी था, जिसके लिए यहाँ पर घोड़े मुख्यतः अरब व्यापारी से मंगाए जाते थे, पहली बात। 61 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर सेना में घुड़सवार दस्ता सबसे बेस्ट प्रणाली थी, ठीक है, और घोड़े मुख्यतः अरब और फारसी जो व्यापारी से उससे मंगाए जाते थे, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण भारत में घोड़ा का एक स्थानीय उत्पादन नहीं होता था, इसलिए अरब समुद्री व्यापार में एकमात्र भरोसेमंद स्रोत था। सेकेंड, तोपों और बारूद का उपयोग विजयनगर में सबसे पहले कृष्णदेवराय ने शुरू किया था, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर तोपों और बारूद थी उसका सर्वप्रथम प्रयोग यहाँ पर कृष्णदेवराय ने, बल्कि यहाँ पर सल्तनत जो थी उन्होंने किया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दक्कन सल्तनत पहले से ही बारूद और तोपों का प्रयोग कर रही थी और विजयनगर में तकनीकी धीरे धीरे यहाँ पर क्या है अपनाई थी, राइट। ये कृष्णदेवराय की पहली पहल नहीं थी, सिर्फ दोहराई गई थी। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, नायक अपने क्षेत्र में अपनी निजी सेना रखने के लिए स्वतंत्र होते थे, तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से सही है, आंसर क्या होगा, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, तो बी करेक्ट आंसर है। 62, विजयनगर साम्राज्य में धर्म और समाज को लेकर के विचार करना है। विजयनगर शासकों ने शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का संरक्षण किया था, पहली बात। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका पहला जो स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर शासक शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं के संरक्षक थे, क्योंकि सम्राट जो हरिहर बुक्का ने से लेकर कृष्णदेवराय तक दोनों संप्रदाय में मंदिर, मठ और विद्वानों को लेकर के संरक्षण मिलता रहता था। श्री वैष्णवाचार्यों के प्रभाव के कारण जो विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रसार बढ़ा था, सेकेंड बात ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रामानुज थे, उन्हें परंपरा आचार दक्षिण भारत में अत्यंत प्रभावी थी और विजयनगर राजाओं ने उन्हें विशेष संरक्षण भी दिया था। मठ जो थे, ये प्रथा का विकास विजयनगर काल में महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों से हुआ था, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मठ जो थे ये धर्म ज्ञान, दान और सांस्कृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक है, और जिन्हें यहाँ पर राज्य द्वारा सहयोग दिया जाता था। तीनों बातें सही है, आंसर 62 का क्या है, 62 का हो जाएगा आपका सभी बात करेक्ट है, डी सही पूछा तो। 63 है, विजयनगर साम्राज्य को लेकर के कला संस्कृति की क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं इसको। पहला है, हम्पी का विट्ठल मंदिर अपनी संगीत स्तंभ म्यूजिकल जो यहाँ पर पिलर्स थे उसके लिए प्रसिद्ध था, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बजाने पर अलग अलग ध्वनियाँ निकलती थी जो स्थापत्य और यहाँ पर ध्वनि विज्ञान के अनोखा मिश्रण को बताती थी। लोटस महल
जो लोटस महल है ये इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इस्लामी मेहराबें और भारतीय मंडप शैली दोनों का यहाँ पर सुंदर सम्मिश्रण देखा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर 1986 में, ठीक है, यूनेस्को को विरासत जो दर्जा था उसमें शामिल किया गया था। राइट, यहाँ के जो स्मारक ऐतिहासिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान माने गए थे। आंसर क्या होगा, तीनों बातें करेक्ट है, तो डी यहाँ से क्या होगा, जो इसका 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है, विजयनगर प्रशासन के बारे में विचार करना है। अमरम प्रणाली भूमिदान और यहाँ पर सैन्य जो दायित्व थे दोनों से संबंधित थी। क्या होगा पहला, 64 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, विजयनगर भूमि राजस्ववादी कहलाती थी। सेकेंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, क्योंकि विजयनगर में भूमि राजस्ववादी कहलाती थी, क्योंकि यहाँ पर ये उत्पादन पर लगने वाला मूलभूत कर और राज्य की आय पर बड़ा स्रोत था। तीसरी बात है, न्यायिक प्रणाली पूरी तरह से वंशानुगत होती थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यायिक प्रणाली थी पूरी तरह से वंशानुगत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे वो परिस्थितियों के अनुसार न्यायिकों को हटाने और बदलने के लिए अधिकार रखते थे। ठीक है, और स्थायी वंशानुगत पद नहीं माना था इसको। 1 2 करेक्ट है। आंसर 64 का क्या होगा, 64 का करेक्ट आंसर 1 और 2 बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट आंसर। 65 नंबर है, कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के संबंध में विचार करना है। उन्होंने अमुक्तमाल्यदा ग्रंथ तेलुगु भाषा में लिखा। पहली बात, 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो श्रेष्ठ और साहित्यकार थे और इस ग्रंथ में उन्होंने राज्य शास्त्र और आदर्श शासन का सिद्धांत बताया। कृष्णदेव राय के काल में अष्टदिग्गज नामक विद्वानों का विशेष समूह था। सेकेंड बात, ये भी सही है। तीसरा, पुर्तगालियों ने उनके शासन में गोवा पर अधिकार किया, जिसका विजयनगर ने स्वागत किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया लेकिन विजयनगर ने इसका स्वागत नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर विजयनगर पुर्तगालियों को केवल व्यापारिक साझेदार के रूप में देखता था। ठीक है, और गोवा पर उनका कब्जा राजनीतिक रूप से संतुलन बिगाड़ता था, तो ये लिखकर गलत हो जाएगा। तो फिर क्यों ही उसको यहाँ पर साझेदारी करेगा, है ना, कि क्यों ही उसको यहाँ पर स्वागत करेगा, तो गलत हो जाएगी बात। 1 2 करेक्ट है। आंसर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 2, तो भी सही है, सही पूछा है। 66 नंबर है, विजयनगर की अर्थव्यवस्था के बारे में विचार करना है। साम्राज्य घोड़ों के आयात इंपोर्ट पर अत्यधिक निर्भर था। पहली बात, 66 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों के आयात पर निर्भरता बहुत अधिक थी, क्योंकि यहाँ पर सैन्य शक्ति का सबसे प्रमुख भाग घोड़सवार सेना थी और स्थानीय घोड़े दक्षिण में उपलब्ध नहीं होते थे। कृषि सिंचाई के लिए टैंक सिंचाई प्रमुख थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कृषि सिंचाई में टैंक तालाब जो प्रणाली थी वो प्रमुखता थी, और दक्षिण भारत में वर्षा समान जो असमान रूप होने के कारण कृत्रिम जलाशय भी सबसे भरोसेमंद एक साधन बन गया था। ठीक है। तीसरा, हम्पी दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि हम्पी एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र बन गया था, क्योंकि जो पुर्तगाली थे, फारसी, अरब, चीनी व्यापारी यहाँ से बड़े जो घोड़े थे, मसाले, सामान, इसका व्यापार करते थे लोग। तीनों बातें सही है, आंसर डी करेक्ट है। सब बातें इंपॉर्टेंट हैं, इसकी एक एक बात आपको नोट करके रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। 67 है, तालीकोटा के युद्ध 1565 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहली बात, यह युद्ध विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के संयुक्त मोर्चे के बीच लड़ा गया था। पहली बात, 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह युद्ध दक्कन सल्तनत के संयुक्त मोर्चे और विजयनगर के बीच यहाँ पर लड़ा गया था, और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बाकी सल्तनत ने मिलकर आक्रमण किया इस पे। युद्ध में विजयनगर सेनापति राम राय मारे गए थे। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि विजयनगर के सेनापति राम राय युद्ध में मारे गए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु से सेना का मनोबल टूटा था और यहाँ पर युद्ध का परिणाम तत्काल बदल गया था, चेंज हो गया था। तीसरी बात है, इस युद्ध के बाद राजधानी हम्पी को नष्ट कर दिया गया था। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध के बाद हम्पी को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर सल्तनती सेना ने नगर को लूट कर जला दिया था, जिससे यहाँ पर कभी पुनर्जीवित नहीं हो पाया। तीनों बातें क्या है, एकदम सही है। 67 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68 है, विजयनगर काल में स्थापत्य जो यहाँ पर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। रायगोपुरम दीवारों से ऊपर ऊंचे उठे प्रवेश द्वार का
इसी काल में विकास हुआ था, ये इसी काल में विकास की विशेषता बताता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी, 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रायगोपुरम है इसका विकास विजयनगर काल की प्रमुख जो विशेषता थी वो होती थी, क्योंकि यहाँ पर ऊंचे भव्य और गोपुरम दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य में इसी काल में लोकप्रिय हुए थे। सेकेंड बात है, रामास्वामी मंदिर चिंतामणि में कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित प्रमुख मंदिर में से एक था। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर रामास्वामी मंदिर चिंतामणि में कृष्णदेवराय की प्रमुख निर्माण परियोजना थी, क्योंकि ये रामायण कथाओं और उनकी उत्कृष्ट भित्ति जो माला थी उसके लिए प्रसिद्ध था। तीसरा, हरिहर बुक्का द्वारा निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी का सबसे पुराना मंदिर है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर सबसे पुराना है और ये हरिहर बुक्का द्वारा निर्मित नहीं था, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मंदिर चालुक्य काल में जो 7वीं शताब्दी थी उसमें ही मौजूद था और विजयनगर वालों ने केवल इसका विस्तार किया था आगे। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीनों क्वेश्चन ये, ठीक है, याद रखना है आपको। आंसर A 1 2 करेक्ट है। जो बातें इसमें मिस्टेक होती चली, जो बातें गलत होती चली, वो आप नोट करते चलो चीज़ों को, ठीक है। 69 देखते हैं, विजयनगर के प्रशासनिक पद के बारे में विचार करना है, क्योंकि विजयनगर से मैंने काफ़ी क्वेश्चन कवर किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे पेपर में छूटना नहीं चाहिए, है ना, इसको लेकर के। और एक बार मैं कोशिश करूंगा कि पूरा विजयनगर को लेकर के 100 क्वेश्चन उठाऊंगा, मैं पूरा विजयनगर टॉपिक को लेकर टेस्ट कराऊंगा, ठीक है। उससे आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ से जो नए क्वेश्चन होंगे नहीं छूटेंगे वो। राइट, देखते हैं 69 नंबर। यहाँ से पहला है, महामंडलेश्वर प्रांतीय गवर्नर होते थे। पहली बात क्या होगी, पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो महामंडलेश्वर थे प्रांतीय गवर्नर होते थे, क्योंकि यहाँ पर राजा की ओर से बड़े प्रांतों की प्रशासनिक व सैन्य जिम्मेदारी संभालते थे वे। सेकेंड बात है, दंडनायक कानून और व्यवस्था के प्रभारी थे। सेकेंड बात यहाँ से सही, क्योंकि यहाँ पर दंडनायक कानून व्यवस्था के प्रभारी थे, क्योंकि वे अपराध नियंत्रण और दंड व्यवस्था और सुरक्षा के प्रमुख अधिकारी माने जाते थे, ठीक है। आपसे बोलेगा कि दंडनायक जो थे ये कानून व्यवस्था और मतलब कानून और व्यवस्था के सिर्फ कानून और व्यवस्था के प्रभारी थे, तो बात गलत हो जाएगा। अगर सिर्फ लगाएगा या फिर लगाएगा केवल तो बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ही अपराध नियंत्रण, दंड व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर के भी उसकी देख रेख करते थे या प्रभारी थे, ठीक है। नायक साम्राज्य, जो नायक है साम्राज्य के वंशानुगत सैनिक सामंत थे, मतलब नायक जो थे साम्राज्य के वंशानुगत सैनिक सामंत थे। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो नायक वंशानुगत सैनिक सामंत नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ पर राजा की इच्छा पर उन्हें बदला जा सकता था, चेंजमेंट कर सकते थे उनको, ठीक है। और ये पूर्ण वंशानुगत पद नहीं होता था। सिर्फ 1 2 बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर 1 2 करेक्ट है, तो बी यहाँ से सही आंसर है। 70 नंबर क्वेश्चन है और ये विजयनगर का लास्ट क्वेश्चन होगा। विजयनगर साम्राज्य के साहित्य और विद्वानों के बारे में विचार करना है। सायन ने वेदों पर विस्तृत भाष्य लिखा था, ठीक है। पहली बात, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सायन है इसने वेदों पर विस्तृत भाष्य लिखा, क्योंकि उनका जो सायन भाष्य है वेदों की सबसे प्रमाणिक व्याख्याओं में से एक माना जाता था। सही बात है। रत्नवल्ली और यहाँ पर जम्बूद्वीप नलन मणिगरिक द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं। सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर रत्नवल्ली और जम्बूद्वीप नल जो मगनरिक हैं उसके जो ग्रंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रंथ अन्य विद्वान से संबंध हो गए और नलन निगरिक का इसमें कोई संबंध प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है। विधारण ने पंचदशी नामक प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ लिखा था। तीसरी बात यहाँ से सही है, क्योंकि विधारण जो था इसने पंचदशी लिखा, क्योंकि ये अद्वैत वेदांत का प्रमुख और जो प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रंथ है, और विधारण विजयनगर के प्रमुख दर्शनकार थे। 1 और 3 बात यहाँ से सही होगी, आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूफी आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सूफी परंपरा के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है, देखते हैं 71 का पहला है, सूफी साधक जिक्र एवं समा जैसे साधनों के रूप में पालन करते थे। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूफी साधक जिक्र अल्लाह का स्मरण और समा संगीत कव्वाली द्वारा आध्यात्मिक उन्माद जैसी साधनाएं करते थे। विशेषकर चिश्ती परंपरा में सभा का एक प्रमुख आध्यात्मिक विधि थी। सेकेंड बात है, चिश्ती सिलसिले ने हमेशा शासकों से दूरी रखी और दान स्वीकार नहीं किया था। गलत बात है, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती सूफी ने शासकों से दूरी रखते थे, परंतु वे उनका कहना ये गलत था कि वे दान स्वीकार नहीं करते थे, मतलब दान लेते थे वे, है ना, और जनता से मिलने वाले जो दान था उसको एक्सेप्ट करते थे, और जिससे यहाँ पर लंगर खान का चलता रहता था। राइट, केवल शासकों के दान दूरी होती थी उनसे, ठीक है। जो यहाँ पर उनको एक्सेप्ट करते थे, जो चीज़ यहाँ पर उनको दाना मिलता था उसी से क्या लंगर और यहाँ पर खान का कराते थे वो। सूफी विचारधारा में
वहदत उल वजूद की अवधारणा इब्न अरबी द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वहदत उल वजूद अस्तित्व की एक एकता का सिद्धांत बताता है, जो इब्न अरबी ने व्यवस्थित रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया था। ये विचार आगे चलकर सूफी दर्शन में महत्वपूर्ण भाग बन गया था। क्या होगा आंसर? 1 और 3 बात सही है, तो करेक्ट आंसर 71 का क्या हो जाएगा? सी यहाँ से सही आंसर है। 1-3। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत में चिश्ती सिलसिले के संबंध में विचार करना है। भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भारत में चिश्ती परंपरा की शुरुआत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने 12वीं सदी में अजमेर में आकर की थी। इन्हें भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रवर्तक माना है। निजामुद्दीन औलिया ने सूफी खानका को दिल्ली में सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र बनाया था। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो निजामुद्दीन औलिया था उसने दिल्ली में अपने खानका को सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र बनाया। ये स्थान जनता, ठीक है, कवि, सूफी और यात्री के यहाँ पर मिलने जुलने का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तीसरी बात है, चिश्ती साधक लंगर परंपरा का विरोध करते थे। तीसरी बात गलत, क्योंकि चिश्ती साधक जो थे लंगर परंपराओं का विरोध नहीं बल्कि यहाँ पर समर्थन करते थे। उनकी खानका में आने वाले सभी लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता था, जो चिश्ती परंपरा की पहचान बनी थी। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1-2 करेक्ट है। 72 का करेक्ट आंसर यहाँ से आपको बी से हो जाएगा। 1-2। 73 देखते हैं। 73 है, सूहरावर्दी सिलसिला के संबंध में कौन सी विशेषताएं शामिल हैं इसमें? देखते हैं 73 को। पहला, ये सिलसिला राजाओं को और सत्ता के निकट होता था। पहली बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूहरावर्दी सूफी सत्ता के निकट रहते थे और वे शासन से संबंध बनाए रखते थे, ठीक है, और ये जो गलत नहीं मानते थे, है ना। इसी कारण क्या उनकी जो खानकाएं राजनीतिक वर्ग में काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली देखी गई थी। सेकेंड बात है, सूहरावर्दी फना की अवधारणा को अस्वीकार करते थे। सूहरावर्दी जो थे फना की अवधारणा को अस्वीकार करते थे। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूहरावर्दी परंपरा जो थी फना मतलब होता था अस्तित्व लय। जिस फना मतलब क्या बोलते हैं, जिसका अस्तित्व होता है लय का, उसको बोलते हैं फना यहाँ पर, ठीक है। उसके सिद्धांत को चिश्तियों की तरह यहाँ पर नहीं मानते थे। ये बात सही है, दोनों बातें सही है। तीसरा, हालांकि यह परंपरा सैन्य और राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करती थी। तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यद्यपि वे शासन के निकट थे, परंतु सूहरावर्दी आमतौर पर सैन्य और राजनीतिक निर्णयों की सीधा हस्तक्षेप नहीं करते थे। वे आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक ही सीमित रहते थे। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 73 का आंसर, तीनों बात करेक्ट है तो डी। 74 है, सूफी खानका प्रणाली के बारे में विचार करना है। खानका सूफियों के निवास एवं साधना स्थल थे। पहली बात 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर खानका सूफियों का निवास साधना और शिष्य दीक्षा है उसका स्थान होता था, ठीक है। यहीं से क्या है, परंपराएं और शिक्षाएं आगे भी बढ़ाई जाती थी। सेकेंड बात है, खानकाओं में आने वाले को भोजन के रहने की सुविधा दी जाती थी। अभी मैंने थोड़ा सा ऊपर बात बताया आपको इसको लेकर के कि सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि खानका में आने वाले यात्रियों को, गरीब साधक को भोजन, आश्रय और सहायता इसकी दी जाती थी, जिसे चिश्ती परंपरा में लंगर के रूप में भी जाना जाता था। तीसरा, खानका किसी विशेष जाति या धर्म के लोगों को सीमित थी। ये बात गलत है, क्योंकि खानका किसी एक धर्म या एक जाति से नहीं सीमित थी। वह हिंदू, मुस्लिम सभी आते थे और सूफी को उद्देश्य सामुदायिक सद्भाव को आध्यात्मिक समानता मानते थे, ठीक है। आज भी अगर देखो ऐसे ही कर रहे हैं कि हाँ, जो हिंदू हैं, मुस्लिम है ना, सब हैं, एक साथ अगर मिलकर रहें, आए जाएं, है ना, साथ में कुछ होता है तो खाना खाएं पिएं, है ना, तो कितना अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर पहले था, जिसने खानकाएं चलाता था, तो उसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग यहाँ पर खाने पीने के जाते थे। अब क्या है, वो बोलते हैं ये मुस्लिम है तो नहीं खाएंगे, सब इन्होंने अफवाह फैला रखी है सब चीज़ों की, बल्कि ऐसा कुछ कहीं नहीं है ना। सब एक दूसरे अगर मिलकर रहेंगे तो सब बहुत सिस्टमेटिक और अच्छे ढंग से चलेगा, राइट। तो ये चीज़ अभी भी यहाँ पर लोगों को इसको फॉलो करना चाहिए, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या होगा आंसर? 1-2 करेक्ट है, तो ए यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का, ठीक है। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। 75 है, सूफी और भक्ति परंपरा के बीच जो समानताएं हैं उसके संबंध में कौन सा सही होगा? पहली बात यहाँ से दोनों ने धार्मिक रूढ़ियों का विरोध किया था। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों परंपराओं ने धार्मिक रूढ़ियों, कर्मकांड और पुरोहितवाद का विरोध किया था। वे सीधे ईश्वर से संबंध बनाने की बात करते थे। पहली बात सही है, ठीक है। दूसरा, दोनों ने स्थानीय भाषाओं में उपदेश देना पसंद किया था। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि सूफी व संत जो थे दोनों ने स्थानीय भाषाओं में हिंदी, अवधी और पंजाबी, फारसी मिस्री जो थी उसमें प्रचार किया था।
इससे उनकी शिक्षाएं जनता तक पहुंच सकी थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट घुमा सकता है आपको, आपसे बोलेगा कि जो दोनों ने, जो उनकी यहाँ की भाषा थी स्थाई और अरबी में, यहाँ पर सिर्फ स्थाई और अरबी में प्रचार किया था और उपदेश देना पसंद किया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर हिंदी, अरबी, पंजाबी और फारसी मिश्रित यहाँ पर कुछ पंजाबी थी उसकी भाषा में यहाँ पर उपदेश देना पसंद किया था। तो पहला सही है और दूसरा पे सही है। तीसरा, दोनों ने ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता का समर्थन किया था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने ब्राह्मणों की सामाजिक प्रधानता का समर्थन नहीं, बल्कि यहाँ पर कई बार आलोचना की। वे समानता और भक्ति के लोकतांत्रिक रूप में पक्षधर थे। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी। आंसर क्या होगा? 75 का बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका सही है। 76 नंबर है, वहदत उल वजूद और वहदत अस सहूद के संबंध में विचार करना है। वहदत उल वजूद ब्रह्मांड में ईश्वर की एकता का सिद्धांत है। पहली बात, 76 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि वहदत उल वजूद ईश्वर का ब्रह्मांड की एकता में सिद्धांत होगा। ये सब अस्तित्व उसी का प्रतिबिंब होता है। इब्न अरबी ने इसी विस्तार दिया था। सही बात है। सेकेंड है, वहदत उस वसूद सहूद मुझ, फिर से पढ़ते हैं, वहदत उस सहूद मुजादिद अल्फ ए सानी से संबंधित मनाया था। सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वहदत उल सहूद अनुभूति की एकता पर आधारित है और ये जो मुजादिद थे अल्फ ए सानी से संबंधित मनाया था, और ये वहदत उल वजूद के विरोध में उत्पन्न विचार था एक। तीसरी बात, दोनों ही सिद्धांत चिश्ती परंपरा के मूल सिद्धांत थे। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिद्धांत किसी एक सिलसिले चिश्ती के मूल सिद्धांत नहीं थे। ये विभिन्न सूफी दार्शनिक जिन्हें अपनाया करते थे और यहाँ पर अस्वीकार करते थे, अपनाते थे, अस्वीकार करते थे, वो उनकी यहाँ पर मर्जी चलती थी, है ना। ये जरूरी नहीं थी कि यहाँ पर दोनों ही चिश्ती परंपरा से मूल सिद्धांत से थे। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 76 से क्या हुआ? 1 और 2 ये बात सही। 77 नंबर है, सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। सूफी संत शरीयत, यहाँ पर शरीयत लिखा हुआ है, ठीक है, शरीयत और तरीकत के अनुशासन का पालन करते थे। पहली बात, 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका सही है, क्योंकि सूफी शरीयत जिसको बोलते थे ब्रह्मानुशासन, ठीक है, ये, और तरीकत, तरीकत को क्या बोलते थे? तरीकत को बोलते थे यहाँ पर आंतरिक साधना, ठीक है, आंतरिक साधना, दोनों को महत्व देते थे और दोनों मिलकर सूफी साधना का मार्ग बताते थे। बात एकदम सही है। शेख निजामुद्दीन मोहम्मद ने तरीका ए मोहम्मदिया का प्रचार किया था। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर शेख नजीरुद्दीन मोहम्मद ने तरीका ए मोहम्मदिया का प्रचार किया, जो सुन्नत ने कठोर पालन पर आधारित था, और यह सूफी जगत में सुधारवादी आंदोलन माना गया। सूफी संत बेयत द्वारा अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे। वो तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूफी संत बेयत, जिसको बेयत मतलब क्या होता है? बेयत होता है कि जो शिष्य होते थे उसको हाथ पकड़कर दीक्षा देना, उसको बेयत बोलते थे। इंपॉर्टेंट है, बेयत भी पूछ सकता है क्या होता है बेयत, है ना, तो याद रखना है। और ये प्रक्रिया के जो इस प्रक्रिया में अपना मार्ग को शामिल करते थे और आध्यात्मिक गुरु और शिष्य परंपरा की पहचान बताते थे। तीनों बातें यहाँ से क्या होंगी? सही है। आंसर 77 का जो करेक्ट हो जाएगा आंसर यहाँ से डी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 78 है, भारत में सूफी साहित्य के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। अमीर खुसरो सूफी कवि और संगीतकार थे। पहली बात, 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि जो अमीर खुसरो ने एक महान सूफी कवि, संगीतक और चिश्ती खानदान से जुड़े थे। वे निजामुद्दीन औलिया से प्रमुख शिष्य थे, मतलब उसके प्रमुख शिष्य थे। पहली बात सही है। खुसरो ने भारत में कव्वाली को विकसित किया था। सेकेंड बात भी सही, क्योंकि यहाँ पर कव्वाली भारत में लोकप्रिय और विकसित करने का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता था। उन्होंने भारतीय फारसी संगीत का संलग्न किया। और तीसरा है, सूफी साहित्य मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर सूफी साहित्य जो था मुख्यतः फारसी और स्थानीय भाषा जो वहाँ पर थी, संस्कृत में सूफी साहित्य लगभग नहीं मिलता है, बाकी सब भाषा में था। जैसे कि यहाँ पर बोला कि जो सूफी साहित्य था मुख्यतः फारसी और वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी उसमें मिलता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में ये नहीं मिलता था, राइट। तो 1 2 करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 78 का करेक्ट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। 79 है, सूफी परंपरा के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसमें। सूफियों ने हिंदू मुस्लिम संबंध को मधुर बनाने में योगदान दिया था। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 79 का यहाँ से जो स्टेटमेंट पहले वाला रहेगा करेक्ट है, क्योंकि सूफियों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को सद्भाव, सह अस्तित्व और स्थानीय संस्कृतियों के माध्यम से मजबूत किया था, ठीक है। खानकाहें में स्थित
संस्कृति का केंद्र बनी थी। सूफियों ने मतलब यहाँ पर बहुत सारा किया, मतलब हिंदू मुस्लिम को बहुत ज़्यादा मिलाने जुलाने का काम किया था। ठीक है, ऐसा भी आज कोई यहाँ पर अगर वर्ग बन जाए कि जो हिंदू मुस्लिम को मिलाने के लिए एक अच्छा सा वर्ग बन जाए, तो यहाँ पर क्या है, सब में एकता आ जाएगी, है ना, कि क्या किससे जाना है या मस्जिद में किसी को जाना है। बहुत लोग अभी हिंदू लोगों में भी हैं, मंदिर में मतलब मस्जिद में जाते रहते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, तो जब भी कुछ रहता है तो अभी है वहाँ से भी आना जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा आता जाता है। तो क्या मतलब मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई धर्म अगर है तो मैं जो गुरुद्वारा वहाँ पे ना जाऊँ या मस्जिद वहाँ ना जाऊँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब जगह भी आता रहता हूँ कि अभी मतलब जो रिलेटिव हमारे रहते हैं तो मस्जिद वहाँ बना है, तो मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ मस्जिद साइड में जरूर घूमने के लिए आता हूँ उधर, काफ़ी अच्छा रिलैक्स फील होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ सबके लिए यहाँ पर इक्वल रखनी चाहिए, है ना, कि यहाँ पर हिंदू है तो यहाँ नहीं जाएगा, मुस्लिम है तो यहाँ, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होना चाहिए। सबको बराबर यहाँ पे बांट के रखना चाहिए, राइट, जो यहाँ पर सूफी परंपरा करते थे लोग। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखो पहली बात इसकी करेक्ट है। सेकंड, सूफी जो सादगीपूर्ण जीवन के लिए शैलीकरण जनता में लोकप्रिय हुए थे। सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूफी संतों की सादगी, सेवा, विनम्रता से उन्हें जनता में अत्यधिक लोकप्रिय बनाया था, और वे गरीबों को शोषित करने के लिए सम्मानित करते थे। ठीक है, बात सही है। तीसरा, सूफियों की शिक्षाएं केवल मुस्लिम समाज तक सीमित थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो सूफी शिक्षाएं केवल मुस्लिम समाज तक सीमित नहीं थी, बल्कि हिंदू वर्ग में उनकी खानका शामिल होते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सूफी शिक्षाएं थी केवल मुस्लिम तक नहीं थी उनकी शिक्षाएं। ठीक है, ये क्या हिंदू वर्ग में भी इनको शिक्षाएं देते थे, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। तो क्या होगा, ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है, आंसर 79 का 1 और 2 बात सही है। सूफी के बारे में पढ़ोगे ना, अगर एक सूफी की जो इनका पूरा चैप्टर पढ़ोगे, मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्ट्री में तो कम टॉपिक दिए, इनका अगर सूफी को लेकर के पूरी बुक लोगे, परचेस करोगे, खरीदोगे, पढ़ोगे, तो वहाँ से एक एक चीज़ बहुत अच्छा से इनको दिया हुआ है, बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में आपको, कैसा ऐसा था, लोग ऐसा किया। तो मतलब अभी के टाइम पे इतना मतलब ख़राब हो चुका है कि पहले के टाइम से इतना अच्छा चलता था कि हाँ लोग मिलजुल के रहते थे, आपस में आना है, कहीं जाना है तो साथ में मिल के जा रहे हैं। यहाँ पे अभी तो बिल्कुल दूर हो गया सब इतना, ठीक है, बट इतना नहीं है, कुछ अफवाहों की वजह से ऐसा है। ठीक है, हम लोग भी ऐसा, चलो हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, है ना, तो लोग समझते हैं, जो लोग थोड़ा बाहर निकले पढ़ते तो उनको लोग समझे कि हाँ मुझे ऐसा रहना चाहिए, तो वो तो करते, लेकिन जो नहीं तो लोग कहाँ तक उन लोग को प्रचार करे वो, है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा सूफी का, देखते हैं इसमें। सूफी आंदोलन में सामाजिक महत्व में कौन सी बात शामिल है? सूफी आंदोलन के सामाजिक महत्व में कौन सी बात शामिल है? आंसर हो जाएगा पहला, वर्ग और जातियों के बीच समानता की जो भावना था उसको बढ़ाना। ठीक है, पहले बात सही, क्योंकि यहाँ पर सूफी आंदोलन ने सामाजिक स्तर पर समानता, ठीक है, जाति विरोध की जो मानवता था उसके सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। राजाओं के दरबार में धार्मिक अधिकार स्थापित करना, सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राजाओं के दरबार में धार्मिक अधिकार स्थापित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कई सूफी संत सत्ता से दूरी रखते थे। तीसरा है, आम जनता आध्यात्मिक की भावना को प्रोत्साहन देती थी, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूफी ने आम जनता में आध्यात्मिकता, ईश्वर की भक्ति और नैतिक जीवन को प्रोत्साहित किया था, और उनकी शिक्षा में जो समाज उन्मुख थी वो भी बताया था। ठीक है, 1 और 3 बात करेक्ट है, आंसर क्या होगा 80 नंबर का करेक्ट आंसर 1 और 3, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 81 है, भक्ति आंदोलन को लेकर के क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भक्ति आंदोलन के समान विशेषताओं के संबंध में विचार करना है। ठीक है, देखो मैंने एक एक टॉपिक से कम 8 10 क्वेश्चन ऐसे निकाल रखे हैं, कभी किसी के 5 क्वेश्चन है, किसी के 6 क्वेश्चन, विजयनगर के जैसे मैंने 10 क्वेश्चन लिया, तो उस टॉपिक को मैंने पूरा डीप में जाके कवर की चीज़ें, है ना। तो देखते हैं, भक्ति संत मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। पहली बात, 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भक्ति संत है इसमें कुछ संत जैसे कबीर, गुरु नानक, दादू आदि यहाँ पर मूर्ति पूजा के विरोधी थे, परंतु अनेक सगुण संत जैसे तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास आदि यहाँ पर मूर्ति पूजा को स्वीकार करते थे। पहली बात गलत होगी। संतों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को सबसे सरल साधन बताया था। सेकंड बात सही, क्योंकि यहाँ पर संतों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान, यज्ञ और तप जैसे कठिन साधनों को यहाँ पर अपेक्षा से शुद्ध भक्ति, प्रेम, नाम स्मरण की सबसे सरल मार्ग बताया था। तीसरा, भक्ति आंदोलन ने क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास किया था। तीसरी बात है, क्योंकि भक्ति संतों ने संस्कृत की अपेक्षा स्थानीय भाषाओं में अवधी, ठीक है, और ब्रज, पंजाबी, खड़ी बोली, मैथिली, तमिल आदि में रचनाओं की, जिसमें यहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं को और योगदान मिले और उनकी काव्य भक्ति में गीतों को तीव्र विकास हो। ठीक है, 2 और 3 बात सही है, आंसर यहाँ से 81 का क्या होगा, 81 का हो जाएगा 2 3, तो बी। 82 नंबर है, दक्षिण भारतीय भक्ति परंपरा है उसके बारे में जो अलवार संत थे, विचार करना है उसका, देखते हैं। अलवार और नैनार,
अलवार विष्णु के भक्त थे, जबकि यहाँ पर नैनार शिव के उपासक थे। पहली बात सही है। सेकेंड बात, और दोनों यहाँ पर तमिल भक्ति में परंपरा का प्रमुख स्तंभ मानते थे। दोनों ने जाति व्यवस्था का विरोध किया था, यह बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अलवार और नैनार दोनों ने यहाँ पर जाति भेदभाव, ऊंच नीच और जन्म आधारित भेदभाव पर विरोध किया था। काफ़ी अच्छे थे ये लोग भी, है ना। ये लोग भी क्या है, जाति व्यवस्था पर विरोध करते थे कि यहाँ पर जातियाँ सब एक जैसे होना चाहिए, है ना। यहाँ पर जो जाति सबके बराबर होना चाहिए, कोई ऊंचा बड़ा कोई छोटा यहाँ से नहीं माना चाहिए किसी को, है ना। तो ये सब चीज़ में इनमें भी काफ़ी अच्छी थी है। तीसरी बात, दोनों ने संस्कृत भाषा में रचना की थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ने समूह ने अपनी रचनाएं तमिल भाषा में की थी, ना कि संस्कृत में। क्योंकि यहाँ पर क्यों की थी तमिल में, क्योंकि यहाँ पर जो स्थानीय भाषा ज़्यादातर थी लोगों तक उस पर जानकारी पहुँच सके। संस्कृत में कहेंगे क्योंकि संस्कृत लोगों को ज़्यादातर नहीं आती थी वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, राइट। 1-2 करेक्ट है, आंसर 82 का ये बात यहाँ से सही है। 83 नंबर है, कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कबीर निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे। पहली बात, 83 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कबीर जो थे ये निर्गुण भक्ति परंपरा के प्रमुख संत थे, जो ईश्वर को निराकार और इसके रूप रहित मानते थे, जो यहाँ पर नाम स्मरण और यहाँ पर आंतरिक भक्ति को लेकर जोर देते थे लोग, ठीक है। कबीर ने मूर्ति पूजा, तीर्थ पाखंड का विरोध किया था। सेकेंड बात सही है, ठीक है। और उन्होंने सीधी सादी आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार को महत्व दिया था। कबीर ग्रंथावली पंडित नंददास द्वारा संकलित की गई थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कबीर की रचना में कबीर ग्रंथावली के रूप में भक्ति आंदोलन के जो विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य विद्वानों को संकलित किया और पंडित नंददास ने यह संकलन नहीं किया था। 1-2 बात करेक्ट है, आंसर 83 का क्या होगा, बी बात यहाँ से करेक्ट है। 84 है, गुरु नानक की शिक्षाओं के बारे में विचार करना है। उन्होंने नाम स्मरण होगा, हाँ स्मरण ही होगा। उन्हें नाम स्मरण और कीर्तन पर बल दिया था। नाम स्मरण होगा, जो भी होगा यहाँ पे एक बार देख लेंगे, देखते हैं भी। उन्होंने नाम स्मरण और कीर्तन पर बल दिया था। पहली बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक ने नाम जपना, नाम स्मरण मतलब होता है नाम जपना, आप समझ गए अब, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाम स्मरण होता है नाम जपना। उनकी कीर्तन का सत्संग पर बल दिया था और उनके उपदेशों का मूल आधार एक ओंकार तथा ईश्वर के नाम का स्मरण किया था। बात सही है। उन्होंने सिखों को संगत और पंगत की परंपरा दी थी। ये भी बात सही, क्योंकि गुरु नानक ने संगत मतलब होता है सामूहिक उपासना, और जो पंगत होता है ये क्या होगा, समानता से भोजन करना, है ना। बोलते हैं ना पंगत खिलाओ, मतलब खाना खिलाना, सामूहिक रूप से समानता से भोजन कराना। उनकी परंपरा को स्थापित किया था। ये सिख समाज की सामाजिक और धार्मिक एकता का आधार बनी थी। ये भी काफ़ी अच्छी बात बताते हैं, है ना। तीसरा, गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तीसरी बात गलत, खालसा पंथ की जो स्थापना थी ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में की गई थी, ना कि गुरु नानक द्वारा। ओनली 1-2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ये बात सही है। 85 है, उत्तर भारत की सगुण परंपरा के संबंध में विचार करना है। तुलसीदास रामानंदी परंपरा से संबंधित थे। पहली बात 85 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास रामानंदी संप्रदाय से जुड़े थे। उन्होंने राम भक्ति को विशद रूप दिया था और उनकी रचना रामचरितमानस सगुण राम भक्ति की प्रमुख कृति होगी। सही है। सूरदास कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रमुख कवि थे। सेकेंड बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूरदास कृष्ण भक्ति के विशेषकर बल्लभाचार की पुष्टमार्ग परंपरा के प्रमुख कवि थे और उनकी कृति सूर सागर कृष्ण लीला से परिपूर्ण है। मीराबाई की रचना अवधी में भाषा में थी। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर मीराबाई की जो रचनाएं प्रमुख राजस्थानी मेवाड़ी और ब्रज भाषा में थी और अवधी भाषा में उनकी रचनाएं नहीं थी। 1-2 करेक्ट है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 85 का ए। 86 नंबर है, 86 नंबर, शिवाजी के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं इसको। शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा वित्त संबंधी कार्यों के प्रमुख होता था। पहली बात क्या होगी, 86 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि शिवाजी के अष्टप्रधान में पेशवा प्रमुख मंत्री होते थे, जबकि यहाँ पर वित्त संबंधी कार्यों में प्रमुख अमात्य होते थे और इसलिए पेशवा को वित्त विभाग प्रमुख नहीं माना जाता था। शिवाजी ने रैयत से सीधे कर संग्रह पर जोर दिया था। सेकेंड बात सही, क्योंकि शिवाजी ने जागीरदार और मध्यस्थों पर निर्भर रहने के बजाय रैयत जो थे इसको किसान बोलते थे और उसको सीधे कर पर वसूली की व्यवस्था को मजबूत देते थे, जिससे यहाँ पर राजस्व व्यवस्था अधिक संगठित बनाई जा सके। शिवाजी के समय चौथ और सरदेशमुखी राज्य की वैध आय का हिस्सा होते थे। तीसरी बात यहाँ से सही है। चौथ जो था 25% मतलब 1/4 और सरदेशमुखी जो 10वां भाग होता था वो, ठीक है 10%।
शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों से ली जाने वाली वैध राजस्व का एक हिस्सा होता था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 2-3 सी बात यहाँ से करेक्ट है। 87 नंबर है, मराठा संघ के संबंध में विचार करना है। पेशवा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा संघ की नींव मजबूत की। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, शिंदे, होलकर, भोसले और गायकवाड़ प्रमुख मराठा सरदार थे। ये भी बात यहाँ से सही है। मराठा संघ का केंद्र सतारा था, जबकि वास्तविक शक्ति पेशवा के पास होती थी। तीसरी बात करें, क्योंकि मराठा का संघ औपनिवेशिक या औपचारिक केंद्र सतारा में राजा के पास था, परंतु यहाँ पर वास्तविक जो शक्ति थी पेशवा के हाथों में पुणे में संचालित थी, और इसलिए सतारा केवल प्रतीकात्मक एक केंद्र था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सभी तीनों सही है, तो 87 का डी करेक्ट है। 88 नंबर है, पेशवा काल की नीति के संबंध में विचार करना है। देखते हैं। पहला, बाजीराव प्रथम ने मराठा विस्तार नीति को गति दी थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाजीराव प्रथम सर्वाधिक युद्धक क्षमता वाले पेशवा थे, जिन्होंने यहाँ पर मराठा साम्राज्य को उत्तर पूर्व भारत तक विस्तारित किया, और इनकी नीति उत्तर भारत में अभियान से प्रसिद्ध थी। पहली बात सही है। पेशवा नाना फडणवीस को मराठा साम्राज्य का मचियावेली कहा जाता था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, मचियावेली नहीं होगा, मैकियावेली होगा, है ना, मैकियावेली कहा जाता था, तो ये बात सही है। मतलब उन्होंने कई संकट में मराठों को साम्राज्य से बचाया था। ठीक है, पेशवा मदहोजी सिंधिया ने मराठा नौसेना को सबसे अधिक सुदृढ़ किया था। तीसरी बात यहाँ से सही है। तीसरी बात गलत होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो मराठा नौसेना थी उसमें सर्वाधिक सुदृढ़ करने का कार्य कान्होजी आगरे ने किया था, न कि मदहोजी सिंधिया ने। तो बात गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर 88 का क्या होगा? 88 का 2 बात करेक्ट है, 1 और 2 ए। 89 89 नंबर क्वेश्चन है, मराठा अंग्रेज संघर्ष के संबंध में विचार करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालाबाई के संधि से हुआ था। पहली बात, पहला 89 का करेक्ट है। ठीक है। सेकंड, द्वितीय अंग मराठा युद्ध ने मराठों की शक्ति को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। सेकंड बात भी यहाँ से सही है। तृतीय अंग मराठा युद्ध के बाद पेशवा पद समाप्त हो गया था। तीसरी बात भी यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय अंग मराठा युद्ध था 1817 से 1818। इसमें मराठों की अंतिम पराजय हुई थी और पेशवा बाजीराव द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया था और पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया था। तीनों बातें सही है। आंसर हो जाएगा 89 का, सभी सही हैं तो डी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 90 नंबर, मराठा शासन की आर्थिक व्यवस्था के बारे में विचार करना है। मराठों ने आय का प्रमुख स्रोत भूमि राजस्व था। पहली बात, 90 का पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। और इसके अतिरिक्त चौथ सरदेशमुखी महत्व एक सहायक आय थे, स्रोत होते थे। वह चौथ वह कर था जो पराजित राज्य की कुल आय का 25% होता था। सेकेंड बात भी सही है। सरदेशमुखी उस राज्य से ली जाने वाली जहां राजपूतों का शासन था। सरदेशमुखी उस राज्य से ली जाती थी जहां पर राजपूतों का शासन था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि जो सरदेशमुखी था ये किसी विशेष राजपूत राज्य पर आधारित नहीं करती, ठीक है, बल्कि ये सीधा चौथ था जो अतिरिक्त 10% के अधिभार के रूप में विभिन्न प्रदेश से ली जाती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि राजपूत राज्य से सिर्फ ली जाएगी, सिर्फ जो विभिन्न प्रदेशों से वहाँ से ली जाती थी। यह मराठा सर्वोच्चता को कर था, न कि किसी विशेष जाति की आधारित कर था। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। सरदेशमुखी किसी विशेष आधारित जात पर कर नहीं था, ये सभी राज्यों पर कर लगाते थे, है ना। तो क्या होगा? 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए। 91 है, धार्मिक इतिहास के में जो सूफी रहस्यवादी है उस पर विचार करना है। कौन सी प्रथा अपनाते थे? पहला, ये देखो पहली बात है ध्यान और शोषण नियंत्रण करना। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर सूफी साधना में जिक्र, अल्लाह के नाम का ध्यान और मुराकबा ध्यान शामिल था। कई सिलसिले विशेषकर नक्शबंदी और यहाँ पर श्वास नियंत्रित करने के लेकर पद्धतियाँ मिलती जुलती थीं। इसका उद्देश्य मन की फना को अवस्था में शांत करना। एकांत में कठोर तपस्या। सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही, क्योंकि यहाँ पर चिश्ती, कादरी, सोहरावर्दी आदि कई सूफी संत खानका से दूर एकांत में जो तपस्या करते थे, जिन्हें यहाँ पर चिल्ला ए माकूस और चिल्ला ए कहा जाता था, ठीक है। 40 दिन तक एकांत साधना करना और कठोर अनुशासन, कम भोजन, रात का जागरण इनकी साधना का मार्ग का एक हिस्सा होता था। धार्मिक गीतों का पाठ जो उन्माद की स्थिति उत्पन्न करते थे। तीसरी बात भी यहाँ से सही होगी। तीनों बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्टेटमेंट सही है। 91 का डी करेक्ट है। 92, निम्नलिखित में से कौन से भक्ति संत
लोधी वंश के पतन के बाद बाबर के आगमन के समय उपदेश दे रहे थे? आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये जो आंसर होगा 92 का करेक्ट आंसर बी, गुरु नानक अकेले यहाँ पर थे। कौन था? गुरु नानक, क्योंकि यहाँ पर जो दारू दयाल, गुरु नानक, त्यागराज, ये सब और दादू दयाल, गुरु नानक ये सब नहीं, सिर्फ यहाँ पर गुरु नानक ही अकेले थे यहाँ पर, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो उस समय गुरु नानक जीवित और सक्रिय थे, ठीक है। गुरु नानक जो थे उन्होंने बाबर का भारत आगमन के प्रत्यक्ष रूप में देखा था और बाबरवाड़ी नाम से उनकी जो शब्दों में बाबर के हमले का वर्णन मिलता था। ये ऐतिहासिक प्रमाण था कि यहाँ पर जो भी लोधी मुगल संक्रमण काल में सक्रिय थे, ठीक है। दादू उस समय सक्रिय नहीं थे, तो दादू यहाँ से गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ से गुरु नानक अकेले यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इनका। 93 है, मध्यकालीन भारत में महत्रा और पत्तकिला पद किसके लिए उपयुक्त किए जाते थे? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर, ये ग्राम प्रमुख गांव के मुखिया के पद थे, तो यहाँ से आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर बी, ठीक है। 94 फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना क्या था? आंसर हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, ये विभिन्न धर्मों का जो विद्वान थे उनके साथ बहुचर्चा का एक कक्ष होता था, क्योंकि यहाँ पर जो 1575 में अकबर ने यहाँ पर यह स्थान विशेष रूप से धार्मिक बाद में विवाद को लेकर के बनाया था। यहाँ मुस्लिम, जैन, फारसी, हिंदू, ईसाई विद्वान ये सब बुलाया था और दीन इलाही सुलह कुल की विचारधारा को लेकर उनकी चर्चा उभरती थी, ठीक है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 95 है, बाबर के आगमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? ठीक है, आंसर हो जाएगा, देखते हैं इसको। उपमहाद्वीप से आग्नेय शास्त्र की शुरुआत हुई थी। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर उपमहाद्वीप से आग्नेय शास्त्र की शुरुआत बाबर ने की थी, ना कि इसके जो बाबर के आगमन के बाद, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर से पहले मुस्लिम सेनाओं द्वारा बारूद का उपयोग हो चुका था, ठीक है। और यहाँ से जो बहमनी जो जंजीरा था गुजरात के सुल्तानों को लेकर पास उनके पास तोपें थी, बाबर ने सिर्फ विशाल पैमाने पर संगठित बारूद का तोपों का प्रयोग किया था, ठीक है। तो यहाँ से आग्नेय शास्त्र ये गलत हो जाएगा, शुरुआत नहीं हुई थी, पहले हो चुकी थी इससे पहले। मेहराब और गुंबद वास्तुकला का उपयोग पहली बार हुआ था। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मेहराब और गुंबद दिल्ली सल्तनत काल में ही व्यापक थे और कुतुब मीनार, परिसर, आले दरवाजा तुगलक वास्तुकला से पहले मौजूद थे, इसलिए यहाँ पर बाबर काल में पहली बार नहीं था, गलत हो गया। तैमूर वंश की स्थापना ये बात सही होगी, क्योंकि तैमूर वंश की स्थापना बाबर अपने आप को तैमूर वंशज मानता था और उसी वंश के उसने भारत में नई शाखा स्थापित की, जिसे तैमूर मुगल कहा जाता था। सिर्फ तीसरी बात करेक्ट है, आंसर बी। 96 है, यहाँ से ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से जोड़े में से कौन से यहाँ पर सही रूप से मेल खाती है? मध्यकालीन राज्य और वर्तमान यहाँ पर क्षेत्र इसके। चंपका क्या था? चंपका मध्य भारत में, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर चंपका राज्य उड़ीसा छत्तीसगढ़ में स्थित था, जो मध्य भारत में नहीं है। अगला दुर्गारा जम्मू, ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर डोगरा जम्मू पहाड़ी का क्षेत्र का एक मध्यकालीन नाम था, जो राजपूत डोगरा शासकों के अंतर्गत आता था। कुलुता मालाबार, कुलुता हिमालय क्षेत्र कुल्लू लाहौल स्पीति से संबंधित था, ठीक है। ये मालाबार केरल से कोई संबंध इसका नहीं था। ओनली 2 करेक्ट है, आंसर बी। 97 है, ध्रुपद संगीत पर आधारित प्रश्न यह राजपूत राज्यों में मुगल काल के दौरान विकसित हुआ था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये भक्तिपूर्ण और आध्यात्मिक संगीत है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि ध्रुपद मुक्ता विष्णु शिव रचित द्वारा ध्रुपद एक रचना है। इसका मूल रूप जो था ध्रुपद स्थिर भक्ति केंद्रित गायन और आध्यात्मिक प्रकृति का दिखाता था। सेकंड बात भी सही है। तीसरा, इसमें आलाप में संस्कृत मंत्र का उपयोग किया गया या प्रयोग होता था। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि आलाप में संस्कृत मंत्रों का प्रयोग होता था, क्योंकि देखो ध्रुपद में जो आलाप था इसका आकार स्वर आधारित होता था और जो मंत्रोच्चारण नहीं होता था इसमें, ठीक है। और इन पर मंत्रों का संस्कृत में जो शब्द थे बंदिश उसमें आते थे, आलाप में नहीं। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा 97 का 1 और 2 करेक्ट है ना, तो ए। क्वेश्चन 98 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संबंध में इल्तुतमिश ने चहलकानी तुर्की दास जो अभिजात नामक एक कोर ग्रुप बनाया था, जो प्रशासनिक उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। पहली बात क्या होगी? 98 का जो पहला स्टेटमेंट होगा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा, सही है। सेकंड, बलवर ने
नयबत एक खास व्यवस्था के माध्यम से प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियां कम कर दी थी। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी इसकी, सही है। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि मापन जो मेजरमेंट प्रणाली थी उसकी पद्धति को पहली बार व्यवस्थित रूप से लागू किया था। ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। चौथी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक ने डॉग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने डॉग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर दाग घोड़ों तो दागना जिसको बोलते थे और चेहरा सैनिकों का हुलिया लिखना प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को व्यवस्थित करने के लिए की थी, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1 2 3 तीन बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 98 का हो जाएगा, ए स्टेटमेंट सही है। 99 नंबर है, जो शहर कृष्ण नदी के दक्षिण में तट पर था और वह एक शासक में वहाँ के एक राज्य स्थापित किया था और उसने यह दावा किया कि वह एक देवता एजेंट के रूप में शासन कर रहा था। वह कौन सा शासक था जो बात कर रहा है इसकी है, ठीक है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ना है और देखना है कि किस शासक यहाँ पर ये बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर, हरिहर प्रथम की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, मुगल चित्रकला के प्रभाव के संबंध में विचार करना है। मुगल कला या मुगल काल की चित्रकला भारतीय लघु चित्र की रीढ़ मानी जाती थी। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? आंसर हो जाएगा 100 का, ये काली घाट शैली पर यहाँ पर नहीं पड़ा था, क्योंकि काली घाट पेंटिंग 19वीं सदी में, कब 19वीं सदी में बंगाल और लोक पंटुआ जो परंपरा है उससे विकसित थी। इसमें कई परंपरागत भारतीय लोक रेखाएं, सरल जो यहाँ पर ब्रश स्ट्रोक थी और यहाँ पर देसी थीम होती थी, और मुगल शैली यहाँ पर इसकी फाइन जो डिटेलिंग और परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक रंग छाया इनका प्रभाव नहीं दिखाया जाता। आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर जो अपने लोगों का टेस्ट कौन सा था, ये टेस्ट नंबर 4 ठीक है। टेस्ट नंबर 4 जो यहाँ पर है मेडिवल हिस्ट्री का, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने फ्रेम किए थे इसके, ठीक है। आपको क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर रीडिंग करना है, पढ़ना है और इनको तैयार करना है। कोशिश करेंगे और भी जो टेस्ट रहेंगे रिपीटेड करने के लिए, मतलब रिपीटेड का मतलब जैसे कि मध्यकाल हो चुका है मेडिवल हिस्ट्री का, और रिपीटेड मतलब कि बाद में एक पेपर और लेके आएंगे मध्यकाल का, जो कुछ बचा रह जाएगा उसको शामिल करेंगे, ठीक है। और भी कुछ टाइम बाद लेके आएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो करंट अफेयर्स को लेकर की योजना, करंट अफेयर्स जितनी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं उसको समरी करेंगे एक साथ। और यहाँ पर अक्टूबर का मैं 150 बेस्ट क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो अक्टूबर का बेस्ट 150 एमसीक्यूज देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर है, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में काम आएंगे वो, क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कब से चाहिए, मार्च 2025 से चाहिए, ठीक है। तो अक्टूबर का मैं कर दिया हूँ, नवंबर का भी करने वाला हूँ, और इससे धीमे धीमे करके मैं पीछे के भी बैक वाले पूरे करा दूंगा जो न्यूज़ में रहेंगे। बाकी आपको जो मैं बताता रहूँगा वो सब फॉलो करते रहना है, और टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछते रहना है, ठीक है। देखो सब चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से करना है, अच्छे से पढ़ना, तो आपको चीज़ें आपको आगे लगेगा जब पेपर दोगे कि हाँ मैंने सब चीज़ें कवर की है, ठीक है। बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछोगे। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।